पढ़ेंगे मैं और मेरा देश पाठ। मैं और मेरा देश पाठ के जो लेखक हैं वे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं जैसे व्यक्ति अपने सुख दुख हर्ष शोक के बारे में विचार करता है, ठीक वैसे ही उसे अपने देश के बारे में विचार करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं अपने घर में जन्मा पला बड़ा, अपने समाज अपने आस पड़ोस के प्यार दुलार को पाकर मैं बड़ा हुआ और उनके प्रेम दुलार को पाकर मैं एक दिन पूरा इंसान बन गया। मुझे अपने जीवन के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता हुई और बहुत लोगों के लिए भी मैं काम आया। मैं समझता था कि मेरा जीवन पूरा हो गया, लेकिन एक दिन मेरे जो मन है, मन की दीवार में दरार पड़ गई और वो दरार था ऐसा था जैसे कि कोई भूकंप आया हो। तो कहते हैं कि क्या कोई भूकंप आया है, ऐसा भूकंप जिसे धरती कांपी हो या आकाश हिला हो? तो कहते नहीं, ऐसा कोई भूकंप नहीं था कि धरती कांपी हो या आकाश हिला हो। ये जो भूकंप है वो भूकंप था विचारों में दरार का, यानी कि जो मन में जो विचार थे उनमें जो दरार पड़ गई थी, ऐसा भूकंप था। और भूकंप किसी महान व्यक्ति के बातों के कारण आया था। वो व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। वे कहते हैं लाला लाजपत राय तेजस्वी पुरुष थे। उनकी कलम और वाणी दोनों तेजस्विता की पंचायत थी, यानी कि उनकी कलम जो है आप कहोगे कि उनकी वाणी खोज देती थी। तो लाला लाजपत राय का मानना था कि वो अमेरिका, फ्रांस, अन्य देशों में घूमे हैं, लेकिन भारत की गुलामी का जो दंश है वो हमेशा उन्हें ग्रस्ता रहा है। सारी सुख सुविधा होने के बाद भी, स्वर्ग के समान सुख होने के बाद भी जो गुलामी का दंश है हमेशा उनको चुभता रहा है। यदि व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, उसके बाद उसे गुलाम बनाकर रखा जाए तो उसका जीवन कैसा है? बेकार है। सारी सुख सुविधा होने के बाद उसका जीवन निरर्थक है। फिर वे कहते हैं कि जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, यानी इसकी अनेक धाराएं हैं। बहुमुखी का मतलब होता है अनेक धाराएं होना। जीवन को युद्ध के रूप में बताया गया है। कहा गया है कि जीवन एक युद्ध है। युद्ध है अर्थात युद्ध में जो योद्धा होता है उसका कार्य होता है युद्ध को करना। जितना महत्वपूर्ण युद्ध करना है उतना ही महत्वपूर्ण होता है युद्ध करने वालों के पास हर सामग्री को पहुंचाना। जैसे मान लो कोई एक योद्धा है, उसके पास यदि रसद खाने पीने का सामान न पहुंचे तो वो 2 दिन 4 दिन युद्ध कर सकता है, लेकिन अंत में अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण युद्ध नहीं कर सकता। यानी जीवन के हर प्रत्येक जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि हम लोगों को है। जैसे आप एक उदाहरण दिया है कि क्रिकेट मैच आप देखते होंगे। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों का बड़ा योगदान होता है जीत हासिल करने के लिए, यानी देश को विजयी बनाने के लिए। तो जितना महत्व खिलाड़ियों के खेल का होता है उतना ही महत्व दर्शकों में बैठने वाले जो लोग होते हैं उनकी तालियों का भी होता है। यानी जो दर्शक ताली बजाते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं, वे दर्शक उनको क्या करते हैं? उत्साहित करते हैं और वे उस उत्साह को भर करके वे क्रिकेटर जो होते हैं वो क्रिकेट में प्रथम आते हैं। ऐसे ही युद्ध में जय जयकार करने वालों का भी अपना महत्व है। यानी जो युद्ध में योद्धाओं की जय जयकार करते हैं वे उनको उत्साहित करते हैं उस युद्ध को लड़ने के लिए। यानी ये नहीं है कि जो वीर योद्धा है वही महत्वपूर्ण है, वही महत्वशाली है, बल्कि जो उसकी जय जय करने वाला एक आम व्यक्ति है वो भी उतना ही महत्व उसकी जीत में, उसकी विजय में रखता है। जिस प्रकार एक क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो अपनी जीत में जितनी महत्व रखता है उतना ही महत्व उसको जिताने में जो आम दर्शक है वे भी रखते हैं। वे आगे कहते हैं कि आपने कभी मुशायरों की शायरियाँ सुनी होगी, उसमें दाद देने वालों का अपना महत्व है। दाद देने वाले यानी कि जो वाह वाह उनकी प्रशंसा करने वाले होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। यदि कभी सम्मेलन चल रहा है, मुशायरा चल रहा है और उनमें बैठे दर्शक बिल्कुल रसहीन भावहीन होकर यदि कविताओं का श्रवण करते हैं तो जो कविता करने वाले कवि हैं उनको बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा और वो अपनी कविता का जो वाचन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कवि कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक बात का, प्रत्येक छोटे से छोटी चीज़ का भी अपना एक महत्व होता है। हमारे फिर वो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं स्वामी रामतीर्थ का, कि स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान की यात्रा पर गए। जापान की यात्रा में जो उनकी जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, वह एक प्लेटफॉर्म पर रुकी। तो उन्होंने वहाँ पर आसपास अच्छे फलों को, ताजे फलों को देखने की कोशिश की, क्योंकि उस समय वे सिर्फ फलों का आहार ही ग्रहण करते थे। जब उन्हें आसपास कहीं अच्छे फल नहीं मिले तो उनके मुँह से निकल पड़ा कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह बात जापानी एक युवक ने वहाँ खड़े हुए सुन ली। वो दौड़ कर गया, कहीं से ताजे फलों की टोकरी ले आया और उसने स्वामी राम की
उसने उनको पैसे देना चाहा, उसने से पैसे का मूल्य पूछा तो उसने मना कर दिया। और जब उन्होंने देने का आग्रह कहा तो उसने यही कहा कि आप यदि इस फलों का मूल्य देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही करिए, आप अपने देश में जाकर ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ उस युवक की बात को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। यानी एक आम व्यक्ति, उसे अपने देश से इतना प्रेम था कि देश के लिए इतनी सी बुराई भी वो सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे उसकी देश की चिंता बोध हो रही थी। उसने तुरंत जाकर, वो जिस स्वामी रामतीर्थ को जानता भी नहीं था, उनके लिए वो ताजे फल लेकर आया, उनको उसने दे दिए और बिना मूल्य के, बिना दाम दिए। तो इससे देशभक्ति, उस व्यक्ति का देश प्रेम पता पड़ता है। तो यहाँ एक साधारण व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्म के द्वारा अपने देश का नाम कैसा कर दिया, ऊंचा उठा दिया कि जापान के लोग इतने अच्छे हैं कि वे अपने देश की बुराई नहीं सुन सकते, इसलिए वो किसी भी तरह के मदद करने के लिए हर किसी की तैयार हो जाते हैं। यानी उनके देश पर जब कोई बात आ पड़ती है तब वो काम, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर एक वो लेखक जो है बुरी घटना का वर्णन भी करता है। वो कहता है कि एक बार एक व्यक्ति जापान की लाइब्रेरी से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लेकर आया। उस जो पुस्तक थी उसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। उस विद्यार्थी ने वो दुर्लभ चित्र फाड़ लिए। जब लाइब्रेरी में इस बात का पता पड़ा, इसकी शिकायत की गई उस व्यक्ति की, तब उसके कमरे की तलाश ली गई। उसके कमरे की तलाशी लेकर वो दुर्लभ चित्र वहां से पाए गए। अब उस विद्यार्थी को सजा देना निश्चित हुआ, तो उसे विद्यालय से निकाल दिया गया। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि इतना कर दिया गया कि वह जिस देश का विद्यार्थी है, उस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी विद्यार्थी उस लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जहाँ पर एक जापानी युवक ने अपने अच्छे कृत्य के द्वारा अपने देश का नाम इतना ऊंचा उठा दिया कि स्वामी रामतीर्थ की नज़र में वो देश और उस देश के लोग महान हो गए। वहीं पर दूसरी एक घटना ने जिस देश का व्यक्ति था, उस देश के सभी नागरिकों को इतना हीन कर दिया, इतना नीचा गिरा दिया कि उसकी एक गलत हरकत ने वहाँ के सभी नागरिकों को बदनाम करके रख दिया। यानी हमारी एक अच्छी और एक बुरी हरकत हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे शहर को अच्छा या बुरा कर सकती है। फिर लेखक यहाँ आगे कहते हैं कि जैसा हम अपने लिए सुख दुख के बारे में सोचते हैं, ठीक वैसा ही हमें अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम क्या है, लेखक कहता है मैं अपना देश हूँ, जैसा मैं अपने भले के लिए, अपने लाभ और हानि के बारे में बात करता हूँ, ठीक वैसा ही मुझे अपने देश के लाभ और हानि के बारे में भी सोचना चाहिए। पाठ में आगे एक तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा का वर्णन किया गया है कि कमाल पाशा का जन्मोत्सव चल रहा था। जन्मोत्सव की मतलब जो उत्सव चल रहा था समाप्त हो गया था। समाप्त होने पर वे वस्त्र बदलकर रात के सोने वाले वस्त्र पहनकर अपने कमरे में जा चुके थे। तब एक जो बूढ़ा किसान है बहुत दूर से पैदल चलकर आया था और उनके लिए एक मिट्टी की छोटी सी हांडी में शहद, पाव भर शहद भरकर लाया था। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, द्वारपाल ने उसे रोका और कहा कि तुम किससे मिलने आया? उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति श्री से मिलने आया हूँ, उनके लिए भेंट लाया हूँ। तो उसने कहा कि अब तो उनके सोने का समय हो गया है और वो आपसे नहीं मिल सकते। तो उसने बहुत विनती की। तब उसके आने की जो सूचना उस व्यक्ति की राष्ट्रपति तक भेजी गई। राष्ट्रपति वैसी ही स्थिति में नीचे उठकर आए और उस व्यक्ति से मिले। उसने कहा मैं आपसे बहुत दूर से पैदल चलकर मिलने आया हूँ और आपके लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। राष्ट्रपति ने जब उसके हाथ से मिट्टी की हांडी ली, उसमें शहद देखा तो इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ये मेरे जन्मोत्सव का, मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा त्योहार, मतलब उपहार है। इतना अच्छा उपहार मुझे किसी ने भी नहीं दिया। ऐसा कहकर उन्होंने उसमें रखा हुआ जो शहद है, एक उंगली शहद चाट दिया और दूसरी उंगली भरकर उस व्यक्ति को खिला दिया। यानी एक इतना बड़ा व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति से मिलने आया, यानी उसने अपनी महानता उस कार्य से, छोटे से कार्य से सिद्ध कर दी। लेखक आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति दादा से कहा कि आज मुझे सर्वोत्तम उपहार तुमने दिया, भेंट किया है, ऐसा उपहार मुझे किसी ने भी नहीं दिया। इसीलिए उस व्यक्ति ने के द्वारा लाए हुए शहद को जो राष्ट्रपति ने स्वीकार किया और उसको अपना स्वीकार करने के बाद उससे मिले, उससे बातचीत की, तो उस व्यक्ति की नज़र में राष्ट्रपति की जो भूमिका, जो महत्व है, यानी कि जो कहते हैं ना पद था, वो और ऊंचा उठ गया।
लेखक कहते हैं कि हमारे देश को दो बातों की आवश्यकता है, पहली है शक्ति बोध, दूसरी है सौंदर्य बोध। यानी हम ऐसा कोई भी कार्य न करें कि उससे हमारे देश की शक्ति बोध को और सौंदर्य बोध को हानि पहुंचे। अब लेखक प्रश्न करते हैं कि क्या आप कभी नगर में बैठते हैं, चौपालों पर बैठते हैं, रेल में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तब कभी आप ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा, हमारे देश में वैसा नहीं हो रहा, सब गड़बड़ है, सब परेशानी है, भ्रष्टाचार है, मतलब बेरोजगारी है। अगर इस तरह की बात आप करते हैं तो आप अपने देश की शक्ति बोध को चोट पहुंचा रहे हैं। यानी हम अपने देश की तुलना जब दूसरे देश से करते हैं और अपने देश को हीन सिद्ध करते हैं और दूसरे देश को उच्च सिद्ध करते हैं, तब हम अपने ही देश को क्या करते हैं, उसकी शक्ति बोध को चोट पहुंचाते हैं। जिस देश में हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हम उसी देश की शक्ति को हम क्या करते हैं, आघात पहुंचाते हैं। दूसरा लेखक कहता है कि सौंदर्य बोध, यदि कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो गली चौराहों पर पान की पीक थूकते रहते हैं, कचरा डालते रहते हैं, केला खाकर सड़कों पर फेंक देते हैं, या जो मेले वगैरह के अवसरों पर धक्का मुक्की करते हैं, ऐसे लोग हमारे देश के जो सौंदर्य बोध को है उसको आघात पहुंचाते हैं। यानी एक आम नागरिक ये सोचता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो अपने एक अच्छे कार्यों द्वारा अपने देश का नाम क्या कर सकता है, ऊंचा कर सकता है। यदि हम अपने घर की जैसे साफ सफाई करते हैं, अपने घर में स्वच्छता रखते हैं, अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं, ऐसा ही यदि हम अपने देश के साथ करें, अपने मोहल्ले, अपने नगर के साथ करें, तो हम अपने देश की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। जैसा हम अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के घर परिवार के लिए चाहते हैं, वैसे ही हम अपने देश के लिए सोचे तो इससे हमारे देश की शक्ति बोध में भी वृद्धि होगी, सौंदर्य बोध को भी आघात नहीं पहुंचेगा। लेखक कहते हैं यदि आप वाकई में एक आम नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, तो जब चुनाव होते हैं तो कभी भी पैसों के लालच में या अन्य किसी चीज के लालच में अपना मत किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो देश के को अच्छे रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर जो लेखक है, लेखक ने मैं और मेरा देश स्वयं को अपने देश के अनुसार बताया है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें वैसा ही अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ जो आम व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना तो राजनीति क्षेत्र में हूँ, ना मैं अच्छे आर्थिक क्षेत्र में हूँ, तो उनके लिए बताया गया है कि हम अपने छोटे से छोटे कार्य से भी अपने देश को महान और उच्च सिद्ध कर सकते हैं।